अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आपका ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर कवर करेंगे, जिसके अंदर हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फंडामेंटल कंसेप्ट्स को पढ़ना है, हमें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़नी है, फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है और आइसोमेरिज्म की स्पेशल टाइप स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसके बारे में कुछ अहम बातें समझनी है। पीएमडीसी के सिलेबस के मुताबिक तमाम तर चीज़ें मैंने यहाँ पर फेयर की हैं, इंक्लूडिंग पंजाब फेडरल एंड सिंध बुक। हम इसको वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहले मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखी है। मैंने लिखा है The branch of chemistry that deals with the study of hydrocarbons and its derivatives। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स, उससे बनने वाले कंपाउंड्स के बारे में पढ़ती है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। एक बात याद रखेंगे, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, साइनाइड्स, oxides of carbon and sulfides of carbon, they are not studied in organic chemistry। Repeating once again, carbonates, bicarbonates, cyanides, oxides and sulfides, ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते, इनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। जी, कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सिलेबस का हिस्सा नहीं था, लेकिन ये चीज़ें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ पर फेयर किया है और कोशिश की है कि शॉर्ट फॉर्म में इन्हें समझा सकूँ। सबसे पहला कैरेक्टर है कैटिनेशन। कैटिनेशन के माना होते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। ये इस्तेमाल होती है लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बनाने के लिए। कार्बन के कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चूँकि लॉन्ग चेन कंपाउंड्स होते हैं, उसकी वजह क्या होती है? कैटिनेशन। और कंपाउंड की चेन डिफरेंट होने की वजह से, स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो जाती हैं? डिफरेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ नॉन आयोनिक नेचर। क्योंकि इनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होता है और कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, इसलिए हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नॉन आयोनिक नेचर है, यानी कोवेलेंट नेचर है इनके अंदर। सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, एक पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड जिनमें पोलर फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जैसे अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अल्काइल हैलाइड्स, ये पोलर फंक्शनल ग्रुप हैं। ये वाले कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, जबकि नॉन पोलर फंक्शनल ग्रुप्स जैसे कि अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, ये सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। याद रखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली लो होते हैं। किसके मुकाबले में? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मुकाबले में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। फिफ्थ नंबर पे है रिएक्टिविटी। जनरली रिएक्ट एट लोअर स्पीड रेट। इनऑर्गेनिक रिएक्शंस के मुकाबले में जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं उनकी स्पीड कम होती है। उनकी स्पीड को बढ़ाने के लिए हमें हीट की, मिक्सिंग की, कैटलिस्ट वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। जी, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन के माना होते हैं स्मॉल यूनिट्स जिनको हम मोनोमर्स कहते हैं, कंबाइन टू फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड्स कॉल्ड पॉलीमर्स। छोटे छोटे यूनिट्स जब आपस में मिलते हैं, ये छोटे छोटे यूनिट्स कहलाते हैं मोनोमर्स, और ये मिलकर एक बड़ा यूनिट बनाते हैं। ये यूनिट क्या कहलाएगा? पॉलीमर कहलाएगा। उसके बाद है हमारे पास फ्लेमेबिलिटी या फिर कंबस्शन। मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंबस्टिबल एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंबस्टिबल होते हैं और जलने के बाद ये हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। इस वजह से इन्हें फ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल
किया जाता है। फ्यूल किसे कहते हैं? फ्यूल वो सब्सटेंस होता है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये चूँकि दो तरह की एनर्जी देते हैं, एक लाइट एनर्जी, दूसरा हीट एनर्जी, इस वजह से इन्हें फ्यूल भी कहा जाता है। कंपोजिशन की अगर बात करें तो कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या 99.99% ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी होते हैं, जबकि कई मरतबा इनके अंदर हैलोजेंस हो सकते हैं, सेवेंथ ग्रुप के एलिमेंट्स, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फ़र हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, या कभी कभी मेटल्स भी हो सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझाऊँ क्लासिफिकेशन के बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने दो हिस्सों में क्लासिफाई किया है, एक होमोलॉगस, दूसरा हेट्रोजीनस या होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। होमोजीनस कंपाउंड्स कौन से होते हैं? कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। वो कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं वो होमोजीनस या होमोलॉगस कंपाउंड्स कहलाते हैं। इनको हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। दूसरे कौन से होते हैं? कंटेन अदर एलिमेंट्स टू। हेट्रोजीनस कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी एलिमेंट्स होते हैं। चलेंगे होमोजीनस कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन पे। होमोजीनस कंपाउंड्स यानी हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के हो सकते हैं, ओपन चैन या क्लोज चैन। ओपन चैन को एसाइक्लिक कहते हैं, क्लोज चैन को साइक्लिक कहा जाता है। ओपन चैन आपके पास दो तरह के हो सकते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के माना अल्केन्स यानी उनके अंदर सिंगल बॉन्ड होंगे, और अनसैचुरेटेड में अल्कीन्स और अल्काइंस आते हैं यानी उनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब चलेंगे हम साइक्लिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन पर। जी, साइक्लिक कंपाउंड्स जिन्हें क्लोज चैन भी कहते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक को हम एलिसाइक्लिक कहते हैं, एक को हम एरोमेटिक कहते हैं। एलिसाइक्लिक में साइक्लोअल्केन और साइक्लोअल्कीन आते हैं, फॉर एग्जांपल साइक्लोब्यूटेन या साइक्लोब्यूटीन। लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड्स में कम से कम एक बेंजीन ज़रूर होता है, C6H6 या ये वाला स्ट्रक्चर अगर कंपाउंड के अंदर होगा तो उस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? एरोमेटिक कहेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सादा तरीन लफ्ज़ों में समझाऊँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलेंगे नेक्स्ट पेज की तरफ। जी, यहाँ पर हम फंक्शनल ग्रुप्स का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं और फंक्शनल ग्रुप को समझेंगे। एक मिनट, इट शुड बी क्लियर। जी, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप होता क्या है? फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसके ऊपर केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं। किसी भी केमिकल कंपाउंड में वो ग्रुप जिसके ऊपर केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं, दोज आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप हमारे पास होता है सिंगल बॉन्ड। ये किस में पाया जाता है? अल्केन्स में पाया जाता है, जिसकी एग्जांपल है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, यानी CH4, C2H6, C3H8। इनका अल्केन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। नेक्स्ट आपके पास होता है डबल बॉन्ड, जो किस में पाया जाता है? अल्कीन्स में। एक मिनट रुकिएगा। जी, हम पढ़ रहे थे फंक्शनल ग्रुप्स, और कहाँ थे हम फंक्शनल ग्रुप्स में? जी, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमारे पास डबल बॉन्ड है जो कि अल्कीन्स में पाया जाता है, फॉर एग्जांपल ईथीन, प्रोपीन, C2H4, C3H6। इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसका डबल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है अल्काइंस में, फॉर एग्जांपल इथाइन, प्रोपाइन। इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। चलेंगे नेक्स्ट पेज पर।
जी, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, जिसकी रिप्रेजेंटेशन होती है ROH और OH इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप होता है। इनको IUPAC में हम अल्केनोल पढ़ते हैं और कॉमन नेम्स के अंदर अल्काइल अल्कोहल पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव C2H5OH। IUPAC में इसे हम इथेनॉल पढ़ेंगे और कॉमन में इथाइल अल्कोहल पढ़ेंगे। या फिर हमारे पास है C3H7OH, इसे हम प्रोपेनॉल पढ़ेंगे या प्रोपाइल अल्कोहल पढ़ेंगे। अल्कोहल्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1 और साथ में OH होता है। ये जो +1 है ये हाइड्रोजन का +1 है, यानी जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसके डबल से एक ज़्यादा होगा और साथ में OH ग्रुप लगा हुआ होगा। उसके बाद हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है ईथर। एक मिनट जी, ईथर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ROR से। इसमें सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन जो है वो फंक्शनल ग्रुप का काम कर रहा होता है। इसको भी हम दो तरह के से पुकारते हैं। IUPAC के मुताबिक इनको हम कहते हैं अल्को ऑक्सी अल्केन, जबकि कॉमन नेम में हम इन्हें कहते हैं डाई अल्काइल ईथर। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपाउंड है CH3OCH3। इसको हम IUPAC में कैसे पढ़ेंगे? मीथोऑक्सीमीथेन। और कॉमन नेम में कैसे पढ़ेंगे? डाई मिथाइल ईथर। ईथर का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 साथ में O। जितने कार्बन हैं उसका डबल हाइड्रोजन होंगे और साथ में एक ऑक्सीजन आ जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पेज की तरफ। जी, अगला फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास अमाइंस का। अमाइन को रिप्रेजेंट करते हैं हम RNH2 के साथ। R अल्काइल ग्रुप होता है, जबकि NH2 ग्रुप इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप होगा अमाइनो का। इसको भी हम दो तरह से नाम देते हैं, एक अमाइनो अल्केन, एक अल्काइल अमाइन। याद रखेंगे अमाइनो अल्केन के साथ साथ अल्केन अमाइन भी बिल्कुल ठीक होता है IUPAC के नॉमेनक्लेचर के मुताबिक। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है CH3NH2। इसको हम पढ़ सकते हैं मीथेन अमाइन या अमाइनो मीथेन या फिर मिथाइल अमाइन। इसी तरह C2H5NH2, इसे हम इथेनामाइन पढ़ सकते हैं, अमाइनो इथेन पढ़ सकते हैं या फिर इथाइल अमाइन भी पढ़ सकते हैं। अमाइंस का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1NH2। उसके बाद हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का रिप्रेजेंटेशन होती है RC⋅O⋅H। R अल्काइल ग्रुप है, जबकि ये COH वाला ग्रुप जो है ये फंक्शनल ग्रुप होता है। इसे हम CHO भी लिखते हैं। ये अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। इनके IUPAC नेम भी होते हैं और ड्राइव्ड नेम्स होते हैं। IUPAC नेम अल्केनल कर देते हैं, अल्केन का E हटाकर उसकी जगह पर AL लगा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है CH3C⋅OH। इसके अंदर 2 कार्बन है, इसलिए इसको इथेनल पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका ड्राइव्ड नेम होता है एसिड अल्डिहाइड। इसी तरह हमारे पास है HC⋅OH। इसमें 1 कार्बन है, इसलिए इसे मीथेनल पढ़ सकते हैं या फिर ड्राइव्ड नेम होता है फॉर्मल्डिहाइड। अल्डिहाइड का जनरल फार्मूला होता है CnH2nO। जितने कार्बन हैं उसका डबल हाइड्रोजन होंगे और साथ में ऑक्सीजन आ जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ। जी, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है कीटोन का, जिसकी रिप्रेजेंटेशन होती है RCOR। दोनों साइड पे R अल्काइल ग्रुप है, बीच में C⋅O, इसमें फंक्शनल ग्रुप का काम कर रहा होता है। इसको भी 2 तरह से नाम देते हैं, एक इनके होते हैं नाम IUPAC, दूसरे नाम होते हैं ड्राइव्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल IUPAC नेम में हम अल्केनोन पढ़ेंगे, अल्केन का E हटाकर ONE साथ में लगा देंगे। एक कंपाउंड है हमारे पास CH3COCH3। इसको 3 कार्बन है, इसलिए प्रोपेनोन पढ़ा जाएगा। इसका ड्राइव्ड नेम एसीटोन है, इसे डाई मिथाइल कीटोन भी कहा जाएगा। देखिए दोनों साइड पर मिथाइल है और बीच में कीटोन फंक्शनल ग्रुप, इसलिए डाई मिथाइल कीटोन। कीटोन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2
और साथ में O आ जाएगा। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिप्रेजेंटेशन होती है RCOOH। R अल्काइल ग्रुप है जबकि COOH हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप है। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं COOH। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। इनको जब IUPAC में नाम देते हैं तो हम कहते हैं अल्केनोइक एसिड, और या फिर इनके ड्राइव्ड नेम्स होते हैं, ये जहाँ से ड्राइव हो रहे हैं, बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है CH3COOH, इसे IUPAC में इथेनोइक एसिड कहेंगे, लेकिन इसका ड्राइव्ड नेम एसिटिक एसिड है। ऐसे ही CH3CH2COOH, इसे IUPAC में प्रोपेनोइक एसिड कहेंगे, जबकि ड्राइव्ड नेम प्रोपियोनिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2nO2। चलेंगे नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ। जी, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है आपके पास ईस्टर का। ईस्टर की जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है RCOOR। COO ग्रुप के दोनों साइड पर अल्काइल रेडिकल हैं और COO ग्रुप ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप है। इसको जब IUPAC में नाम देते हैं तो हम कहते हैं अल्काइल अल्केनोएट, या फिर इनके ड्राइव्ड नेम्स होते हैं और डाई अल्काइल ईस्टर भी पढ़ते हैं। एक कंपाउंड है एग्जाम्पल के तौर पर CH3COOCH3, इसको हम पढ़ेंगे मिथाइल ईथेन OATE, मिथाइल इथेनोएट, या फिर दोनों साइड पर मिथाइल है तो इसको हम डाई मिथाइल ईस्टर भी पढ़ेंगे, या फिर इसका ड्राइव नेम होता है मिथाइल एसीटेट। इसके बाद हमारे पास है नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप। नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप में RCN होता है, R अल्काइल ग्रुप, जबकि कार्बन ट्रिपली बॉन्ड नाइट्रोजन ये साइनाइड ग्रुप ऑर्गेनिक में नाइट्राइल कहलाता है। ऑर्गेनिक में इसको क्या कहते हैं? नाइट्राइल ग्रुप कहते हैं। इनको हम नाम कैसे देते हैं? अल्काइल नाइट्राइल करके। फॉर एग्जांपल वी हैव CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, मिथाइल नाइट्राइल। इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-1 और N। जितने कार्बन होंगे उसके डबल से एक कम हाइड्रोजन होगा और साथ में नाइट्रोजन आ जाएगा। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास थायोल। थायोल का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है सल्फ़र के कंपाउंड्स के लिए। इनकी रिप्रेजेंटेशन होती है RSH। R अल्काइल ग्रुप है और SH इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है। इनको हम जो नाम देते हैं दैट इज़ थायोअल्केन या फिर अल्काइल थायोल। थायोअल्केन IUPAC नेम होता है, अल्काइल थायोल कॉमन नेम होता है। फॉर एग्जांपल वी हैव CH3SH, इसको हम पढ़ सकते हैं थायोमीथेन या फिर मिथाइल थायोल। थायोल का जनरल फार्मूला होता है CnH2n और साथ में सल्फ़र यानी S लगा हुआ होता है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की रिप्रेजेंटेशन होती है RX। R अल्काइल ग्रुप है, X के माना हैलोजन यानी 7th A ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह। इनको भी दो तरह से नाम दिया जाता है। IUPAC में हेलो अल्केन पढ़ा जाएगा, जबकि कॉमन में अल्काइल हैलाइड पढ़ा जाएगा। फॉर एग्जांपल वी हैव CH3Cl, इसको हम पढ़ेंगे क्लोरोमीथेन या फिर मिथाइल क्लोराइड। ऐसे ही C2H5Br, इसको हम पढ़ेंगे ब्रोमोइथेन या फिर इथाइल ब्रोमाइड। अल्काइल हैलाइड का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1X। जितने कार्बन होंगे उसके डबल से एक ज़्यादा हाइड्रोजन होगा और साथ में हैलोजन अटैच हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। लास्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास अमाइड का। आपकी तीनों बुक्स को मिलाकर जो लास्ट फंक्शनल ग्रुप है दैट इज़ अमाइड, AMIDE। इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है RCONH2। CO यानी कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जब NH2 ग्रुप लग जाएगा तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? अमाइड। इसको पढ़ने के दो तरीक़ेकार हैं, एक अल्केन अमाइड, दूसरा अल्काइल अमाइड। फॉर एग्जाम्पल वी हैव CH3C डबल बॉन्ड ONH2, इसे हम इथेनामाइड भी पढ़ सकते हैं और मिथाइल
अमाइड भी पढ़ सकते हैं। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1O साथ में NH2। जितने कार्बन हैं उसके डबल से एक ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे और कार्बन पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, साथ में NH2 ग्रुप अटैच हो जाएगा। ये आपके फंक्शनल ग्रुप्स का इंट्रोडक्शन था, इनके जनरल रिप्रेजेंटेशन, इनके जनरल नेम्स, इनके जनरल फार्मूलाज और एग्जांपल्स आपको याद होनी चाहिए। हम चलेंगे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक एंड मोस्ट क्रूशियल टॉपिक की तरफ, दैट इज़ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को समझने की कोशिश करेंगे। आइसोमेरिज्म क्या होता है? Isomerism, the phenomena when two different compounds have same molecular formula। वो फिनोमेना जिसमें दो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म। आइसो के माना सेम, मेरिज्म मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। आइसोमेरिज्म दो तरह का होता है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है, दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है। आपके सिलेबस में चूंकि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नहीं है, सिर्फ स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, इसीलिए हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म को यहाँ पर डिस्कस किया है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन को पढ़ेंगे। When isomerism is caused by different arrangement of atoms in space, जब स्पेस में एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएगी तो उसके दरमियान जो आइसोमेरिज्म पाया जाएगा दैट इज़ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आपके सामने एग्जांपल्स लिखी हुई हैं दो, देखिएगा। इस कार्बन में ऊपर की तरफ हाइड्रोजन है, इस कार्बन में ऊपर की तरफ आयोडीन है। एटम साइड पर सेम है, इस तरफ भी साइड पे सेम है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है CHFClI। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट है, इसलिए इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म पाया जा रहा है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की जो कंडीशंस होती हैं, जो उनके कैरेक्टर्स होते हैं, उसको मैंने यहाँ पर लिखा है, गौर कीजिएगा। They have same molecular formula, same structure, same functional group, but different configuration। configuration के माना क्या है? 3 dimensional arrangement of atoms। atoms की 3 dimensional arrangement different होगी तो उसको हम कहेंगे different configuration। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। जी, हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म की 2 टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एक को कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दोनों को अलग अलग समझेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। द आइसोमेरिज्म इन विच कंपाउंड रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। वो आइसोमेरिज्म जिसके अंदर कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवाते हैं, उस आइसोमेरिज्म को क्या कहते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? ये सिंगल वेवलेंथ यूनी डायरेक्शनल लाइट होती है, जैसे आपके पास लेज़र लाइट होती है जिसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट इस्तेमाल हो रही होती है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशंस क्या होती हैं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए मॉलिक्यूल के अंदर। नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री के माना है कि वो इक्वल साइड्स पे कट हो जाएगा और उसके अंदर कायरल सेंटर होना चाहिए। कायरल सेंटर के माना क्या है? कायरल सेंटर के माना है वो सेंटर जिसके सराउंडिंग में मौजूद तमाम एटम्स डिफरेंट हों। फॉर एग्जांपल आपके पास कार्बन है, इस तरफ हाइड्रोजन है, इस तरफ क्लोरीन है और इस तरफ हाइड्रोजन है, इस तरफ क्लोरीन है। ये आपके पास स्टीरियो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। उसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह ये कि इसको हम 2 इक्वल पार्ट्स में काट सकते हैं, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। दूसरा रीज़न, इसके पास चारों एटम डिफरेंट नहीं है, इसके पास 2 एटम डिफरेंट हैं। अगर ये कंपाउंड इस तरह से होता, कार्बन एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ क्लोरीन, एक तरफ ब्रोमीन और एक तरफ आयोडीन। अब इसमें चारों एटम डिफरेंट हैं, इसको हम इक्वल पार्ट में नहीं काट सकते। इसके पास कायरल सेंटर है, इस वजह से इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाया जाएगा। ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 तरह के होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की अपनी कितनी टाइप्स होती हैं? 2 टाइप्स होती हैं। उन टाइप्स की तरफ चलते हैं।
ये रहा आपके पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमर दो तरह के होते हैं, एक एनेंटियोमर होता है, एक डायस्टीरियोमर होता है। एनेंटियोमर और डायस्टीरियोमर। सबसे पहले हम एनेंटियोमर को समझेंगे। एनेंटियोमर का मतलब है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, वो मिरर इमेजेस जो एक दूसरे पर फिट ना आए। मैंने एग्जांपल में यहाँ दो कंपाउंड्स लिखे हैं, आप गौर करेंगे अगर इनके दरमियान हम लाइन लगा देते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इस कंपाउंड को हम मिरर में देख रहे हैं। इसका फ्लोरीन एटम इस तरफ, इसका फ्लोरीन एटम इस तरफ, इसका हाइड्रोजन एटम इस तरफ, इसका हाइड्रोजन एटम इस तरफ, इसका क्लोरीन इस तरफ, इसका क्लोरीन इस तरफ। ये एक दूसरे के मिरर इमेज लगते हैं। ये दोनों क्या कहलाएंगे? ये दोनों एनेंटियोमर्स कहलाएंगे। एनेंटियोमर खुद दो तरह के हो सकते हैं, एक को हम कहते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी, एक को कहते हैं लेवोरोटेटरी। डेक्स्ट्रोरोटेटरी वो एनेंटियोमर होता है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ रोटेट करता है, राइट की तरफ रोटेट करता है या फिर क्लॉकवाइज रोटेट करता है। इसको हम डी आइसोमर भी कहते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी आइसोमर भी कहते हैं, राइट आइसोमर भी कहते हैं या पॉजिटिव आइसोमर भी कहते हैं। इसी तरह दूसरा होता है लेवोरोटेटरी, वो कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ़्ट की तरफ रोटेट करता है। इसको हम एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं, नेगेटिव आइसोमर भी कहते हैं, एल आइसोमर भी कहते हैं और लेवोरोटेटरी आइसोमर भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। दूसरा आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर था डायस्टीरियोमर, नॉन सुपर इम्पोजेबल नॉन मिरर इमेजेस। वो कंपाउंड जिनमें एटम्स की अरेंजमेंट तो डिफरेंट हों लेकिन वो एक दूसरे के मिरर इमेज भी ना हों और एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल भी ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास मैंने यहाँ एक कंपाउंड लिखा है, यहाँ ऊपर की तरफ CH3 है, यहाँ ऊपर की तरफ COOH है। अब अगर इनको हम मिरर में देखेंगे तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं लगते, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? डायस्टीरियोमर कहलाएंगे। ये थे आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर्स। चलेंगे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की तरफ। नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म की थी वो थी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। आइसोमेरिज्म कॉज्ड बाय रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड और अबाउट सिंगल बॉन्ड इन साइक्लिक कंपाउंड। अगर ओपन चैन कंपाउंड है तो उसमें डबल बॉन्ड होगा और अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो उसमें रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। कंपाउंड का रोटेट करना, घूम जाना पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशंस होती हैं उनको डिस्कस करते हैं। रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए, कंपाउंड रोटेट ना करता हो। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होने चाहिए उसके अंदर, या फिर टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन वन कार्बन, एक कार्बन के ऊपर दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए और सेम ग्रुप्स ऑन ऑपोजिट कार्बन एटम्स, ऑपोजिट कार्बन एटम्स पे सेम ग्रुप्स होने चाहिए। इन बातों को, कंडीशंस को समझाने के लिए मैंने नीचे एक एग्जांपल लिखी है, आप गौर करेंगे। ये दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, इनके दरमियान डबल बॉन्ड है। इस कार्बन के ऊपर लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, एक मिथाइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है। इस कार्बन पे भी लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, एक मिथाइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है। लेकिन अगर हम इन दोनों कार्बन्स को कंपेयर करें तो इन दोनों के ऊपर ये वाले ग्रुप सेम हैं और नीचे वाले ग्रुप भी सेम हैं। एडजेसेंट कार्बन के ग्रुप सेम होने चाहिए, सेम कार्बन के ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए, तो उनके अंदर पाया जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। चलेंगे नेक्स्ट एंड लास्ट पेज की तरफ। ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपके पास दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं सिस आइसोमर, एक को कहते हैं ट्रांस आइसोमर। बहुत सादा सा डिफरेंस है इनके अंदर। याद रखेंगे, सेम ग्रुप्स ऑन सेम साइड। अगर सेम ग्रुप सेम साइड पर होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? सिस आइसोमर। फॉर एग्जांपल हमने देखा इस कंपाउंड के अंदर दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड पे हैं
और दोनों हाइड्रोजन्स भी सेम साइड पर हैं, तो ये क्या कहलाएगा, सिस आइसोमर कहलाएगा। इसी तरह ट्रांस में मैंने लिखा है सेम ग्रुप्स ऑन ऑपोजिट साइड, एक जैसे ग्रुप ऑपोजिट साइड पर होंगे। फॉर एग्जांपल इस कंपाउंड में देखिए, यहाँ मिथाइल ग्रुप ऊपर है, यहाँ पर नीचे है, यहाँ हाइड्रोजन नीचे है, यहाँ पर ऊपर है। अगर सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड पर होंगे तो उसे हम कहेंगे ट्रांस आइसोमर। अब याद रखेंगे सिस आइसोमर्स कम स्टेबल होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं, जबकि ट्रांस आइसोमर्स मोर स्टेबल होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। यहाँ आपका ऑर्गेनिक के पोर्शन का पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। इस वीडियो को गौर से सुनिएगा, मुमकिन हो तो 1 से ज़्यादा मरतबा देखिएगा। कोई बात समझ में ना आए तो पूछिएगा। खुश रहें, जीते रहें। एंड सॉरी फॉर लेट।